फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो लेसन 3 और 4 रह गया था उसका 1 शॉर्ट रिवीजन आपको पूरा करवाऊंगी। 1 और 2 का मैंने करवा दिया, देख लीजिएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में एक एक क्वेश्चन मैच हुआ, ऐसे आपका साइंस का मैच होगा। ठीक है, क्लास 10th साइंस। ठीक है, 2023-24 के नाम से प्लेस बनी हुई, वहाँ पे जाके आप सारे टॉपिक कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता ही दिए। फिजिक्स का मैंने लेसन 1 का 1 शॉर्ट रिवीजन करवा दिया, बाकी क्या तीनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, वो देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल करवा ही दिए मैंने। और MCQ के लिए आपको क्या करना है, 3 वीडियो आपको मिलेंगे। फिजिक्स का एक मिलेगा, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, वो देख लेना है। ठीक है, तो इसमें हम धातु धातु लेसन 3 और 4 कार्बन और उसके यौगिक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेसन 1 और 2 मैंने आपको अच्छे से नोट्स बना के टाइप करवा के करवाया था। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने देखो NCERT जो बुक है उसमें से मेन ये पूरा हेडिंग का पिक ले लिया। आपको पूरा बताती जा रही हूँ, आपको यही बस याद कर लेना। ठीक है, तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, बस डेफिनेशंस पूछी आती हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक और लाभदायक हो। ठीक है, ये NCERT बुक का पूरा कलेक्शन है। अधात्री किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद करनी है। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं। भर्जन किसे कहते हैं? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रोस्टिंग। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में जब अयस्क को गर्म किया जाता है ना, तो वो प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, यानी इंग्लिश में से रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, खनिज को मिनरल्स बोलते हैं, अयस्क को ओर्स बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ ना अधात्री, इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। प्रगलन या स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर अपचेत करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, पिघल जाती है पूरी धातु, तो उसे बोलते हैं प्रगलन। गालक किससे कहते हैं? फ्लक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय, मतलब जो गलती नहीं है, अशुद्धियों से संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है। ठीक है, जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता रहता है, जिससे आसानी से अलग कर लिया जाता है, तो वही कहलाता है गालक। ठीक है, उसके बाद धातुमल किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं स्लैग, इंग्लिश में स्लैग बोलते हैं। आधात्री यानी मैट्रिक्स और गालक मतलब फ्लक्स के साथ बना हुआ गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बना लेता है, एक अलग सतह बना लेता है, उसे बोलते हैं धातुमल। ओके, अम्लीय गालक में एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, आपको जब MCQ करवाऊंगी तो आप देखिएगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो ये होता है फेरस सिलिकेट, FeSiO3। FeSiO3 ये अम्लीय गालक है, फेरस सिलिकेट। और क्षारीय गालक में एग्जाम्पल जो है वो है कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, CaSiO3, तो ये है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ओके, और अयस्क बहुत पूछे आते हैं। एक कॉपर के अयस्क कभी आपको बताऊंगी, कॉपर पायराइट होता है। ठीक है, कॉपर ग्लांस। एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से? बॉक्साइट पूछ लेगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, आयरन के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो ये है मैग्नेटाइट, खूब पूछा था, और हेमेटाइट। ठीक है, पूछ लेगा हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का है। मैग्नेटाइट किसका है? आयरन का है। तो इसमें आप करना, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। धातु क्रम की परिभाषा आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं आती है। संक्षारण मैंने आपको लेसन 1 में बहुत अच्छे से करवाया था, वही आप कर लीजिएगा। वही आभूषण बनाने में कौन कौन से धातु का प्रयोग होता है? तो सोना, चांदी, AU AG। एक क्वेश्चन ये कि जो बल्ब के तंतु बने होते हैं, फिलामेंट बने होते हैं, वो टंगस्टन धातु के क्यों बनाए जाते हैं? का सिंबल W होता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, कौन सी 2 धातुएं हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगी? तो सीजियम और गैलियम। अब क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लगाना, तो सबसे पहले इसमें अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। अभी आपको पूरी टेबल दिखा दूंगी, तो वो याद कर लीजिएगा, उससे ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि ऐसी एक धातु बताओ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वो है गोल्ड, सोना। एक ऐसी धातु बताओ जो गैस अवस्था में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है मरकरी। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी।
ऐसी कौन सी धातु जिसमें सरलता से जंग नहीं लगता? तो गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ध्यान रखना। कॉपर के मुख्य अयस्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अयस्क बहुत पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का मैंने आपको बता दिया बॉक्साइट, ठीक है। और हेमेटाइट किसका था? आयरन का था। आपको कॉपर के याद रखने हैं, एक कॉपर ग्लास कर लीजिएगा और एक कॉपर पायराइट, बहुत पूछा जाता है। कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास, Cu2S CuFeS2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। खनिज और अयस्क में अंतर आता है, 2 नंबर में पूछा आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, तो सिद्ध करो। तो इसमें देखो क्यों नहीं करेगी, जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे स्थित होगा तो वो अपक्रिया में हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ध्यान रखना, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो कॉपर क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कहाँ है? नीचे स्थित है, तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। तो सिंपल सा रीजन है, सिल्वर का जो स्थान है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है, और जिंक का हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो वही रीजन है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होने के कारण अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर का स्थान कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जबकि जब सिल्वर से क्रिया करा रहे हैं तो कोई भी अपक्रिया नहीं होती है। तो वो आपको टेबल याद कर लेना है। अभी आपको श्रेणी दिखाती हूँ मैं कौन सी है, ये वो टेबल है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। पोटेशियम सबसे सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ओके। फिर लेड है और फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातु हैं ये हाइड्रोजन को अलग कर देंगी, विस्थापित कर देंगी, ठीक है, ध्यान रखना। और हाइड्रोजन से जितनी भी नीचे स्थित है वो नहीं कर पाएंगी, जैसे कि कौन कौन सी है? कॉपर नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को विस्थापित अलग से, मरकरी नहीं कर पाएगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा, तो गोल्ड नहीं कर पाएगा। देखो सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे स्थित है ना, इसीलिए वो अपक्रिया नहीं होगी, ये सबसे कम क्रियाशील है। सबसे 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 कम क्रियाशील पूछे तो गोल्ड है, और सबसे अधिक पूछे तो वो पोटेशियम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है, ये आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। सोडियम, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर आप समझ गए ना, जितने भी हैं ये वो हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। जो नहीं है, कौन कौन नहीं कर पाएगा वो याद कर लो, जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, सोना है, ठीक है, गोल्ड। तो अब ये टेबल याद कर लीजिएगा, ओके। ऐसे ये सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इजीली आप कर देंगे। अब क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, वो भी इसमें काम कर जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट देखो, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। आगे समझ में, हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर होंगी वो सारी अलग कर देंगे, और जो नीचे स्थित है वो हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इजिली आप कर लेंगे। पेपर में पूछ रहा है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है और क्यों, तो आप लिख देंगे क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, ठीक है। जो नहीं कर पाएंगी उनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। धातु और धातु में अंतर बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। धातु में चमक होती है, ठीक है, अधातु में चमक नहीं होती है। ऐसे आप उल्टा उल्टा कर लेंगे, अपोजिट करते जाएंगे, ठीक है। धातु को पीटने पर आवाज आती है, अधातु को पीटने पर आवाज नहीं आती है। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं, ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु विद्युत की कुचालक होते हैं। कर लेंगे ना। तो देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसके लास्ट में माँ आता है वो सारी धातुएं होती हैं। क्या होती है? धातुएं। तो एग्जाम्पल लिख देंगे। और जिसके लास्ट में ना आए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी अधातु हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसमें ना आए लास्ट में वो धातु होती है, जिसमें माँ आए वो धातु होती है। तो आप अंतर याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बता ही दिया था अभी। और मिश्र धातु में आपको ये लिख देना है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल पीतल है और कांसा। पीतल किससे बना होता है? कॉपर, और किससे बनेगा? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है पीतल।
और कांसा में पूछा जाएगा तो कॉपर प्लस टिन, ये कांसा में होता है। ओके। खनिज और अयस्क में अंतर आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। खनिज क्या होते हैं? वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर प्राप्त किया जाता है, तो वो होते हैं अयस्क, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में आप ये 2 पॉइंट कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा आता है तो कर लीजिएगा। निस्तापन और भर्जन की आपको डेफिनेशन कर लेनी है तो आप इजीली अंतर बना लेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन और करना है, फैन प्लवन विधि पूछी आती है, ठीक है। तो ये विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग मतलब अशुद्धियों से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है ना। सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियां दूर की जाती है इससे, ठीक है। तो इसमें आप ये वाली विधि याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इसका, ये इसका डायग्राम है, ये अशुद्धियां नीचे, ठीक है। यहाँ से ये वायु प्रवाहित की जा रही है ऊपर से, ये झाग में, यहाँ पे झाग के रूप में अयस्क इकट्ठा हो जाता है, इसमें अयस्क जल और तेल मिला लेते हैं, यहाँ पर झाग के रूप में अयस्क इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं और नीचे ये अशुद्धियां होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं, जिन्हें गैंग बोला जाता है। तो जो डायग्राम में वही इसमें लिखा हुआ है। अब है लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें कार्बन की बैलेंस से पूछे थे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक है, ध्यान रखना और कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो तत्व हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है? एल्केन, जो सिंगल बॉन्ड के आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2n+2, ये होते हैं एल्केन। और असंतृप्त में दोनों आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड आती है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आती है। अभी आपको तीनों का बताऊंगी, है ना। ये याद करना कि हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, आप लिखेंगे कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल मेथेन हो गया, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। एथेन हो गया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ओके। अब आप क्या लिखेंगे? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2, संतृप्त और असंतृप्त। इनमें अंतर पूछा जाता है, ठीक है। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड आती है, जैसे एल्केन। अब इन तीनों को समझ लेते हैं, कार्बन किससे कहते हैं। तो ये एल्केन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में प्रत्येक की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, एकल बंध पाया जाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मेथेन, एथेन, इनका फॉर्मूला बहुत पूछा आता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप अपनी भाषा में लिखना, एल्केन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आप यहाँ पे लिखना एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप करेंगे उसे एल्केन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जैसे कि मेथेन, एथेन, ठीक है, एन का साउंड आएगा। एल्किन में क्या लिखेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो एल्किन कहलाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना। इसका फॉर्मूला केवल CnH2n, इसमें कोई +2 नहीं है, ठीक है। एल्काइन में क्या हो जाएगा? -2, CnH2n यहाँ पे माइनस लग जाता है, वो होता है एल्काइन, जिसमें त्रिबंध आ जाए। समझ के डेफिनेशन तीनों की। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें आप लिखेंगे एकल बंध, ठीक है, एकल बंध से जुड़ते हैं, इसमें द्विबंध से जुड़ते हैं। और एल्काइन में क्या होता है? त्रिबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। समझ गए? इसमें मेथेन, इसमें एल्कीन हो जाएगा, इसमें एथाइन और मेथाइन हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना, पहले एल्केन में +2 है, एल्किन में कुछ भी नहीं है, केवल CnH2n, और एल्काइन में CnH2n-2। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये आप देखो लाइन लगा के कितनी बार पूछे। युगात्मक अपक्रिया मैंने आपको लेसन 1 में बहुत अच्छे से करवाया है। जब 2 तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं उसे बोलते हैं युगात्मक। जैसे कि मैग्नीशियम, तो ये बन गया MgO, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने लेसन 1 करवाया, वो कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। और इनमें अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर याद कर लेना। अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। अब आपको क्लियर होगा ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं। ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते, ये उड़ा देते हैं, ठीक है। ये प्रस्तापन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और ये युगात्मक, 2 मिलकर 1 बनाते हैं, तो ये वो होते हैं असंतृप्त, ओके। इस तरीके से आप इसमें से 4 पॉइंट कर लीजिएगा, सफिशियंट है। ये अंतर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक आपको याद करना है, किण्वन किसे कहते हैं?
ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जैव रासायनिक क्रिया होती है, इसमें जटिल कार्बन यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बन यौगिक में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इससे शराब का निर्माण होता है, शराब या अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आप ये याद कर लेंगे। एक आपको याद करना है बहुलकीकरण किसे कहते हैं। मैंने आपको ये सेपरेट वीडियो भी करवा रखे हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, जिसमें एक प्रकार की या अलग प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर जुड़कर अधिक अणु भार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, तो वह क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। ठीक है, बस आपको इतना करना है और ये एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही सिंपल है। ये CH2 है, CH2 को इस तरीके से लिखा गया H2C और CH2 वही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आपको उच्च ताप और दाब लिखना है। ये एथिलीन है जो फलों के पकाने में यूज करते हैं ना, और यहाँ पे बस CH2 आपको इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लगाना है और यहाँ पे N लिख देना ये वाला। ठीक है, ये बन गया पॉलीथिन। क्या बनता है? पॉलीथिन। बस हो गया, यही होता है बहुलकीकरण। यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे और ये आप कुछ भी नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड आपको ओपन कर देना है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। ओके, और N यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला N यहाँ आ जाएगा था नीचे। एक आपको याद करना है एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, तो एस्टर बनता है। एथिल अल्कोहल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर बनता है, मतलब एथिल एसीटेट बनता है। एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए, कैसे आप लिखेंगे? एसिटिक अम्ल की क्रिया जब एथिल अल्कोहल से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है, यानी एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। आपको ये याद करना है। अगर आप हिंदी में ना कर पाए तो आप रिएक्शन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन में बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ से CH3CO और C2H5 ये ले लिया, और देखो ये वाला HO और ये वाला H, तो ये वाला H और ये HO ये बन गया पानी। ठीक है, ये बन गया एस्टर। तो यही होता है एस्टरीकरण। बहुलकीकरण, एस्टरीकरण बहुत पूछे आते हैं। और एक करना है आपको सावनीकरण, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। तो सावन क्या होता है? उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। और सावनीकरण क्या होता है? जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सावन बनता है, ये क्रिया सावनीकरण कहलाती है। कैसे लिखेंगे आप? जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? सावनीकरण कहलाती है। और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ट्रिक से करवा रखा है। आपको बस ये याद करना है, CH2O CO C17 H35। फिर आपको एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देना है, फिर ये वही लिख देना है, फिर से यही वाली आपको यहाँ लिख देनी है CH2O CO C17 H35। ये वसा का फॉर्मूला है। क्षार ले लो, या तो यहाँ पे KOH ले लो या फिर NaOH ले लो। एक बार और देखो, इसमें इतने में आपको OH जोड़ते जाना है, ये ऐड कर दिया। उसके बाद C17 H35 लिखेंगे, C ये वाला COO 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 ये लिख दिया, फिर Na यहाँ से ले लिया और यहाँ पे 3 लगा दोगे, यहाँ पे 3 है ये, तो ये ग्लिसरॉल बन गया, साबुन बन गया। ये क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। बहुत अच्छे से मैंने करवाया, तो कर लीजिए। तो मिसेल पर टिप्पणी आपको याद कर लेना है। एक आता है मिसेल पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये कर लेना है लॉन्ग में। अगर आपको रिएक्शंस आती हैं, फॉर्मूले आते हैं, तो इसमें रिएक्शंस भी चॉइस में मिलेंगी। क्या होता है जब इसकी क्रिया से कराते हैं, इस टाइप से पूछे आते हैं। ठीक है, नहीं तो आप थ्योरेटिकल कर लीजिएगा। ये है मिसेल का निर्माण। ठीक है, और इस चैप्टर में IUPAC मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया, वो देख लीजिएगा। ये तेल की बूंद है, ठीक है, ये सोडियम आयन है इसमें। ठीक है, चारों तरफ ये मिसल का निर्माण इसमें दिखाया गया है। ये आपको डायग्राम बना देना, बहुत सिंपल है। और इसमें आप यहाँ से लेकर मिसेल कहते हैं, यहाँ तक कर लीजिएगा बस। ओके, और वो डायग्राम बना देना है। ये लेसन 3 में एक क्वेश्चन रह गया था, वैद्युत श्रेणी के उपयोग पूछा जाता, तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में आता है, तो कर लीजिएगा। एक ये आता है एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, और उसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। तो जब एथेनिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है तो ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसका उपयोग क्या होता है? सिरका बनाने में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण एसिटिक अम्ल की बोल देगा क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? तो एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH से जब कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट बनेगा। कैसे? देखो, CH3
COO इतना ये ले लो, इतना Na, तो ये बन गया सोडियम एसिडेट और H2O बन जाएगा इससे लास्ट से। तो ध्यान रखना, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराते तो क्या बनता है, सोडियम एसिडेट बनता है और जल बनता है। एक बार ये पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए CH3COOH Na2CO3 CH3CONa, ये लिख देंगे और इससे बन जाएगी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमेशा ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। इसमें भी सोडियम एसिडेट बन रहा है, जब NaOH से करा रहे हैं तब पानी बनना है, और जब सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं तब CO2 बनना है। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। ठीक है, ऐसे टाइम के गुड़ आ जाए या फिर नॉर्मल ऐसे पूछ ले तो आपको याद रखना है। और इसी की सोडियम बाई कार्बोनेट से पूछ ले तब भी वही बनेगा, सोडियम एसिडेट, CO2 और पानी दोनों एक साथ बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। एस्टिक मैंने आपको करवा ही दिया। अब तो क्वेश्चन अगर ऐसे आए, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, इसके 4 अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कौन कौन सी एस्टिक मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, NaOH के साथ आपको बताई दी, तो मैंने आपको चारों ही करवा दिए हैं। ठीक है, ये तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं ये आपको बता ही दिया मैंने। NaOH के साथ क्या बनेगा, सोडियम एसिडेट बनेगा, कार्बन के साथ CO2 गैस और सोडियम एसिडेट बनेगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या था, सोडियम बाई कार्बोनेट से बनेगा, तो अब क्या बनेगा, थर्ड में भी आपको ये लिखना है, सोडियम एसिडेट बनेगा और CO2 और H2O। और फोर्थ एस्टिक अभी आपको करवाई थी मैंने, ये रहा एस्टिक, एथिल अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में आएगा तो ये आएगा, एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुण और उसके उपयोग। अच्छा, एसिटिक अम्ल के उपयोग अगर पूछेगा ना, अभी आपको जो बताया था एथेनोइक अम्ल IUPAC में बोलते हैं, इसका उपयोग है सिरका बनाने में। ठीक है, जो गन्ने के रस से बनता है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। एथेनॉल कैसे बोलते हैं, इसे IUPAC में बोलते हैं, जैसे कि 2 C हैं, OH में नॉल आएगा तो एथेनॉल IUPAC नेम हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या है, एथिल अल्कोहल बोल दे या फिर एथेनॉल बोल दे, बात एक ही है। और ऐसे इसको आपको ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल बोले या फिर एथेनोइक अम्ल बोले, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने IUPAC में आपको अच्छे से करवाया है। इसके रंगहीन होता है, ठीक है, गंधयुक्त होता है, स्मेल बहुत आती है, और इसका क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस, या भौतिक गुण में लिख देंगे। रासायनिक गुण में जो मैंने आपको एस्टिक गुण बताया है वही आप इसमें भी लिख सकते हैं ना। रासायनिक गुण क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, या एथिल एथेनॉइड बनता है, या फिर एथिल एसीटेट बनता है, ध्यान रखना। तो एथिल अल्कोहल के जब भौतिक गुण रासायनिक गुण पूछेगा, तो जब एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण पूछेगा तब भी आपकी ये रिएक्शन काम आ जाएगी, या वो डायरेक्टली पूछ ले एस्टिक गुण क्या होता है तब भी आपकी रिएक्शन काम आ जाएगी, ध्यान रखना। ओके, और एक गुण आप दहन वाला लिख देना। जब एथेनॉल क्या होता है, जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये नीली ज्वाला के साथ जलकर CO2 गैस और जल देता है। ठीक है, तो एथेनॉल की क्रिया जब ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो CO2 गैस बन गई, ये जल बन गया और उसमें और प्रकाश निकलेगा। एक गुण ये हो गया, एक एस्टिक वाला कर लीजिएगा। 2 गुण बहुत है रासायनिक सफिशियंट है ना। उपयोग देख लेते हैं इसके, उपयोग इसके बहुत सारे हैं, आप तो एक ये कर लेना, शराब बनाने में या अल्कोहल बनाने में, ठीक है, और औषधियाँ बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, बहुत सारे हैं, 2 कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में से आपको सावनीकरण, बहुलकीकरण, ठीक है, युगात्मक अपक्रिया, तो एथेनॉल एसिटिक अम्ल ये तैयार कर लेना है, सावनीकरण, बहुलकीकरण ये आप अच्छे से कर लीजिएगा इस चैप्टर में से। और IUPAC का सेपरेट वीडियो अपलोड है चैनल पे, आपको मिल जाएगा, प्लेस पे जाके देख लीजिएगा, वो आपको कर लेना है इस चैप्टर में से। ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। सावनीकरण मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया, जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सावन बनता है, सावन बनने की इस अपक्रिया को सावनीकरण कहते हैं। रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, अभी कर लीजिएगा। ठीक है, इतना सफिशियंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।